दोस्तों BEEE BT104 में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, डिराइव द रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है और उनके बीच का एक डेरिवेशन आपको निकालना है। ये भी रिसेंट PYQ का ही सवाल है और इसके चांसेस है कि पेपर में हिट कर जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस जिसको L से डिनोट करते हैं ये है क्या। अ सेल्फ इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल या फिर इंडक्टर। ये हमेशा किसी कॉइल या इंडक्टर की बात बोली जा रही है, कोई लीनियर कंडक्टर की नहीं। तो ये बात ध्यान में रखना। अ सेल्फ इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल या फिर इंडक्टर दैट अपोजेज चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो जैसे ये आपका एक इंडक्टर हो गया, ठीक है, इसमें कोई करंट जा रहा है, ठीक है, और करंट किस तरीके से जाना चाहिए, चेंजिंग करंट जाना चाहिए, करंट वेरी होना चाहिए, समय के साथ करंट आपका वेरी होना चाहिए, यानी कि di/dt। तो जब कोई चेंजिंग करंट जा रहा होता है ना इसके अंदर, तो सेल्फ इंडक्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो इसी कॉइल में चेंज इन करंट को प्रवाह होने से इसका विरोध करता है। कैसे करता है, अब यहाँ पे देखिए, आपने फैराडे लॉ पढ़ा होगा कि अभी देखते हैं क्या है कि व्हेन करंट इन अ कॉइल चेंजेस, जाहिर सी बात है यहाँ पे चेंजेस करंट की बात बोली जा रही है। तो जब कॉइल में करंट चेंज करेगा, इट प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ये फ्लक्स है, ठीक है, ये फ्लक्स है, इट्स क्रिएट्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको फाई बोलते हैं ना। तो जब चेंजिंग करंट जाएगा तभी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा जिसको चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। इससे होता क्या है कि विच क्रिएट्स अ वोल्टेज इन अ सेम कोयल, और उसी कोयल में आपका वोल्टेज क्रिएट हो जाता है जिसको हम इंड्यूस EMF बोलते हैं। फैराडे लॉ भी तो यही बोलता है कि अगर किसी कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में ला दो या फिर मैग्नेटिक फील्ड में उस कंडक्टर को ही सेक करो तो उसमें EMF इंड्यूस हो जाता है। तो यहीं पर बोली जा रही है कि जब कोई चेंजिंग करंट जब कंडक्टर में जाएगा, उस कंडक्टर ने उस इंडक्टर में जाएगा, तो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा। अब उसके वजह से वोल्टेज, EMF को ही वोल्टेज बोलते हैं, ये वोल्टेज को ही EMF बोलते हैं। तो वोल्टेज इन सेम कॉइल प्रोड्यूस हो जाता है जिसको इंड्यूस EMF बोलते हो। तो ये जो EMF इंड्यूस हुआ ना, यही जो है इस चेंजिंग करंट को विरोध करता है, और यही प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है, इंडक्टेंस कहलाती है। तो देखिए, दिस इंड्यूस EMF ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन करंट इन द कॉइल। तो जो EMF इंड्यूस हुआ, यहाँ से देखिए जो EMF इंड्यूस हुआ ये चेंज इन करंट को अपोज करने लगेगा। तो यहाँ से देखिए द EMF इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होगा, EMF को E से डिनोट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा di/dt का। हमें कंडक्टर में करंट चेंजिंग प्रवाहित करानी है, तो जब करंट चेंजिंग जाएगा इसमें तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इसमें एक EMF इंड्यूस हो जाता है, और यही जो EMF इंड्यूस है इन चेंज इन करंट का विरोध कर देता है। तो जितना ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा ये करंट का, चेंजिंग करंट का विरोध करेगा। तो देखिए EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल di/dt हो जाएगा। अब जब इसको प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, जब इक्वल लगेगा साइन, तो माइनस में LdI/dt होगा। माइनस साइन इसलिए है क्योंकि अपोज कर रहा है ना, तो L को ही हम इंडक्टर से डिनोट करते हैं, जिसको हम L को ही हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। तो देखिए, और जहाँ di/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ कॉइल, तो हमेशा चेंजिंग करंट इसमें देना होगा हमें कॉइल में। अब देखिए इतना तो हमें समझ में आया ना, E बराबर क्या है, -LdI/dt। अब यहाँ पे देखिए, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस डिफाई बाई चेंज इन करंट, मतलब कि यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा था, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, बाई चेंज इन करंट, जब इसमें करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो चेंज होगा। तो यही बात बोली जा रही है कि इफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस डिफाई बाई चेंज इन करंट, तो बाई फैराडे लॉ हम क्या जानते हैं, फैराडे लॉ भी आपको पता होगा ना, जो EMF होता है वो चेंज इन फ्लक्स के बराबर होता है। जो चेंजिंग फ्लक्स है ना उसके बराबर EMF होता है। तो यहाँ पे फैराडे लॉ के हिसाब से ये फॉर्मूला आ जाएगा -N/dt। अभी N सिंपली यही है कि नंबर ऑफ टर्न्स है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा आपका EMF बनेगा। तो N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। तो ये फैराडे लॉ से ये फॉर्मूला याद है ना आपको, EMF बराबर होता है d/dt का। जितना ज़्यादा इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस होगा उसकी EMF उतना ही ज़्यादा होगी। और कंडक्टर नहीं, इंडक्टर के भी प्रॉपर्टी वैसी है कि जब आप इसमें चेंजिंग करंट जब डालोगे तो वहाँ से तो EMF इंड्यूस होगा ही, तो वो किसके बराबर होगा, EMF बराबर जो है चेंजिंग करंट के बराबर होगा। तो ठीक है ना, इतना तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया ना, आप तो लिख पाओगे एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे हमने दो इक्वेशन माना, एक तो इंडक्टर के प्रॉपर्टी से और दूसरा हमारा है जो फैराडे लॉ से। अब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर देते हैं।
तो यहाँ पे देखिए डेरिवेशन के लिए हमें फॉर्मूले चाहिए ना, तो इसलिए इक्वल किया जा रहा है। जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे इस तरीके से माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो एल आई इज इक्वल टू एन फाई, तो हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी जिसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, एन फाई अपॉन आई हो गया। समझ रहे हो ना। तो अगर कोई कोयल है, इस तरीके से कोयल है, अगर इसका सेल्फ इंडक्टेंस का अगर मैं फॉर्मूला पूछूं और इसमें आई करंट जा रहा है तो क्या हो जाएगा, एन फाई अपॉन आई हो जाएगा, जिसमें एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स और करंट इसमें आई जा रहा है और फ्लक्स इसमें फाई उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला ध्यान में रखना, डेरिवेशन में अभी काम आएगा। अब देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस को एम से डिनोट करते हैं, तो सिंपली कुछ नहीं है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वन कोइल टू इंड्यूस ईएमएफ इन अनदर नियर बाय कोइल व्हेन करंट इन अ फर्स्ट कोइल चेंजेस। तो सिंपली इसमें ना म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो इंडक्टर की बात बोली जा रही है, चाहे दो कोइल की बात बोली जा रही है। यहाँ पे जैसे इस तरीके से एक कोइल है, ये कोइल 1 हमने माना और इसके समीप एक नज़दीक कोइल 2 है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी बता रही है कि जब हम कोइल 1 में करंट को चेंजेस करेंगे, अब जाहिर सी बात है करंट चेंज करेगा, जब चेंजिंग करंट इस कोइल में रहेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस होगा। अब यही मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें जब आने लग जाता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का प्रभाव दूसरे वाले कोइल में आने लग जाता है ना, तो फर्स्ट कोइल की बदौलत इस सेकेंड कोइल में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो यही हमारी म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाती है। तो यही है प्रॉपर्टी ऑफ वन कोइल टू इंड्यूस ईएमएफ इन अनदर नियर बाय कोइल, जो कोई दूसरा हमारा एक नियर कोइल होगा। व्हेन करंट इन फर्स्ट कोइल चेंजेस, तो करंट चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और यही मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोइल में जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसमें तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा। तो यहाँ से देखिए वही बात बोली जा रही है कि व्हेन करंट इन फर्स्ट कोइल चेंजेस इट क्रिएट्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना। दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस थ्रू द कोइल 2 कॉजेस ईएमएफ इंड्यूस इन कोइल 2। तो यहाँ से देखिए दिस इंड्यूस ईएमएफ इन कोइल 2 क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू हो जाएगा di1 अपॉन dt की, जाहिर से बात है ना। यहाँ पे आप ये जो आपका फर्स्ट कोइल में जितना ज़्यादा करंट होगा सेकेंड कोइल में ईएमएफ उतना ही ज़्यादा इंड्यूस होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा करंट इसमें टाइम के साथ चेंज करेगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा और उतना ही ज़्यादा ईएमएफ भी बनने लगेगा। तो यहाँ से देखिए ईएमएफ जो है E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा di अपॉन dt के, यानी पहले कोइल के करंट के। तो E2 बराबर हो जाएगा माइनस m di1 अपॉन d2। यहाँ पे m क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। इन कोइल 2 ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि कोइल 2 में उत्पन्न हुआ है। उसके बाद di1 अपॉन dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कोइल 1। तो इसका एक और फॉर्मूला यहाँ से बन गया। फिर यहाँ से भी एक और फॉर्मूला हम निकालेंगे जो है हमारा फैराडे लॉ से। तो अभी हम डेरिवेशन पार्ट में उसको कर दिया हूँ, तो अब हम आते हैं इसके डेरिवेशन पार्ट पे। यहाँ देखिए रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एल एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आपने सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, एन फाई अपॉन आई था, ये ध्यान में रखना। तो देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस एम के लिए इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, एल और एम के बीच में। तो इस तरीके से देखिए हमने पहले कोइल का सेटअप बना रखा है जिसमें I1 करंट जा रहा है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस L1 होगी और इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा चेंजिंग करंट की वजह से φ1 होगा। समझ रहे हो ना। अब देखिए यहाँ से आपका एक कोइल 2 है, कोइल 2 है, यहाँ पे मुझे लिख देना चाहिए कि एक कोइल 1 है और ये एक कोइल 2 है। अब कोइल 2 में I2 करंट जा रहा है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है और इसकी सेल्फ इंडक्टेंस L2 होगी और इसमें फ्लक्स कितना उत्पन्न होगा, φ2। अब देखिए यहाँ से जो φ1 है, φ1 मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 इस कोइल 2 के साथ लिंक करेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे φ12 बना दिया है। φ12 क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कोइल 1 लिंक्ड विथ कोइल 2। और इसी तरीके से φ21 क्या होगा, जब इसमें भी आपका I2 करंट इधर से दे रहे हो तो सिमिलरली ये केस इसमें आ जाएगा। तो φ21 क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कोइल 2 लिंक्ड विथ कोइल 1। तो ये लिंकेड फ्लक्स है φ21 φ12। अब यहाँ पे सारे कंसिडरेशन आप लिख दीजिए कि व्हेन 2 कोइल्स 1 and 2 ब्रॉट टुगेदर, तो I1 I2 क्या है, करंट इन कोइल 1 and 2, N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कोइल 1 and 2, φ1 φ2 क्या है, जनरेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स इन कोइल 1 and कोइल 2। समझ रहे हो ना। उसके बाद φ12 क्या हो जाएगा, ये φ1 और φ2 की बात बोली जा रही थी, ये φ12 क्या हो जाएगा, फ्लक्स फ्रॉम कोइल 1 लिंक्ड विथ कोइल 2 और φ21 क्या है, फ्लक्स फ्रॉम कोइल 2 लिंक्ड विथ कोइल 1। अब यहाँ पे देखिए अब डेरिवेशन पार्ट पर आते हैं, इतना हमने कर लिया ना। अब देखिए सेल्फ इंडक्टेंस का आपको फॉर्मूला पता है ना, L1 क्या हो जाएगा, N1 φ1 अपॉन I1 हो जाएगा, L2 क्या हो जाएगा, N2 φ2 अपॉन I2। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए। अब प्रोसीजर में आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको ध्यान में रखना है, मैंने बताया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी हमें फॉर्मूले निकालने हैं जो कि डेरिवेशन में मैंने निकाला है। देखिए जो फर्स्ट कोयल की वजह से इसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा वो किसके बराबर होगा, E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dI1 dt होगा। इस कोयल में जो I1 करंट है यही तो डिपेंड करता है कि इसमें कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब कि कितना इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस जो है सेकेंड कोयल में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dI1/dt हो जाएगा। अब E2 बराबर क्या हो जाएगा, -m dI1/dt हो जाएगा। यहाँ से आपने देखा ना E2 इस कोयल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ कोयल 1 की वजह से। अब सिमिलरली देखिए फैराडे लॉ से हम क्या जानते हैं, E2 बराबर क्या होता है, इसमें जो है इसमें E2 क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2 है, N2 और देखिए d∅dt होता है, d∅dt होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कि इस केस में क्या है, इस केस में कौन सा फ्लक्स आ रहा है, ∅12 आ रहा है, ∅12 यानी कि कोयल 1 का ही फ्लक्स तो इसके साथ लिंक कर रहा है। अच्छा आप सोच रहे हो कि ये ∅12 और ∅21 क्यों माना, देखिए थोड़ा सा दूर है ना, तो ∅1 यहाँ पे है और थोड़ी सी दूर की वजह से थोड़ा सा इसमें कम मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगा ना, तो इसलिए ∅12 माना गया है। और इस केस के लिए इसमें भी इसका I2 करंट की वजह से इसमें कुछ फ्लक्स ∅2 उत्पन्न होता है, लेकिन थोड़ा सा दूर है ना ये कोयल, मतलब समीप है तो इसका इफेक्ट थोड़ा कम फ्लक्स जाता है, इसलिए इसका ∅21 माना गया है। तो जो फैराडे लॉ के हिसाब से यहाँ पे ये देखिए जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ टर्न्स इन कोयल 2 और d∅dt, और ये ∅ कौन सा होगा, जबकि यही ∅1 आ रहा है ना, यानी कि ये ∅12 आ रहा है तो ∅12 हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना ये फॉर्मूला कैसे आया, बहुत बढ़िया। फैराडे लॉ से क्या हो गया, E2 क्या आ जाएगा -N2, क्योंकि कोयल ये है तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स अगर कोयल 2 में रहेगा तो इसकी ईएमएफ उतना ही ज़्यादा बढ़ेगी ना, तो -N2 क्योंकि ये ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उसके विरोध करता है ना, इसलिए माइनस साइन लगता है चेंजिंग करंट के, तो -N2। अब देखिए d∅12/dt, ∅12 यही होगा कि ये कोयल 1 से जो लिंकेड था फ्लक्स कोयल 2 में वही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये देख लिए ना, बहुत बड़ी, इतना तो आपका समझ में आया ना। अब देखिए इक्वेशन 3 और 4 से हम क्या देखते हैं, -m dI1/dt इज इक्वल टू -n into d∅12/dt। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो फाइनली यहाँ से देखिए मैं थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूँ, dt मर जाएगा तो यहाँ पे -dI1 हो जाएगा और यहाँ पे -n d∅12 हो जाएगा। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो सारे डिफ्रेंसिएशन हट जाएंगे ना। तो मैंने फाइनली यहाँ पे m की वैल्यू निकाल ली, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -n2 d∅12/I1। तो ये m किसका निकला, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कोयल 2 में निकला। तो ये फॉर्मूला कितना सिंपल है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कोयल 2 किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर मान के चलो अगर M2 इसको मान लिया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कोयल 2, तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2 है, ठीक है, और सारी चीज़ें इसके वजह से होंगी, सारी म्यूचुअल इंडक्टेंस जो उत्पन्न हो रहा है इसमें सारी चीज़ें कोयल 1 की वजह से होगी। तो यहाँ पे करंट किसका होगा, कोयल 1 का होगा, करंट नहीं फ्लक्स किसका होगा, कोयल 1 वाला होगा, यानी ∅12 करंट किसका होगा, इसका ही करंट होगा I1। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया ना म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कोयल 2। अब देखिए सिमिलरली वी कैन राइट म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कोयल 1। कोयल 1 में भी देखिए इस तरीके से कोयल 1 में I2 की वजह से होगा, तो यहाँ पे देखिए m क्या हो जाएगा, N1 यानी नंबर ऑफ टर्न्स कोयल 1 का, और सारी चीज़ें इसकी वजह से आ रही है तो इसका ∅21 हो जाएगा, ∅21/I2। तो N1 ∅21/I2। इस तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने कोयल 1 के लिए निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस इस तरीके से हम मान के चलते हैं ये दोनों बराबर है, ठीक है ना, ये दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर है। अब हमें L और M के बीच में अभी डेरिवेशन स्थापित करने हैं सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में। तो देखिए ये मान के चलते ये दोनों बराबर है, तो M बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है, N2 ∅12/I1 इज इक्वल टू N1 ∅21/I2। ये समझ पा रहे हो ना आप। अब देखिए हमने m स्क्वायर की वैल्यू निकाल दिया, हमें डिराइव करना है, तो बस प्रोसीजर आपको ध्यान में रखना है क्या करना है कैसे करना है, तो बस इन सिंपली इस दोनों को गुना कर दिया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और आता है, आपको बस याद रखना है सिंपली क्या है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कुछ नहीं, बस एक रेशियो होता है। जैसे कि
φ1 क्या है, रेशियो ये होता है कि जो आपका यहाँ से देखिए φ1 है और φ1 क्या है, यही φ1 लिंक किया है इससे। तो मैंने जैसे बताया कि अगर ये एग्जैक्ट φ1 यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है तो थोड़ा दूर कोइल है तो उसका इफेक्ट कम होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो इसलिए उसको φ12 मान दिया गया है। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के का बस ये अनुपात होता है कि कितना फ्लक्स इसमें गया, कितना फ्लक्स कोइल 2 में गया, यानी कि यहाँ पे φ12 गया और कोइल 1 की फ्लक्स क्या थे, φ1 है, तो बस इसका एक रेशियो होता है। सिमिलरली इस केस में भी देखो, इस केस में क्या है, इसकी फ्लक्स कितनी है, φ2 है और कितना गया, तो φ21 गया, कोइल 1 में φ21 गया, तो देखिए ये φ21 अपॉन φ2। तो ये फॉर्मूला बस याद रख लोगे ना, बस इसका ही एक रेशियो होता है। अब ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम लास्ट प्रोसीजर देखें। यहाँ से हमने m² की वैल्यू निकाली थी ना, ये रहा m² की वैल्यू। अब m² की वैल्यू देखो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दी। अब यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के का फॉर्मूला यहाँ से हमने मतलब कि फॉर्मूला हमें पता चला। बस यहाँ पे क्या करना है, जो m² था यहीं पर हमने φ1 φ2 अपॉन φ1 φ2 कर दिया, बस ऊपर नीचे φ1 φ2 से गुना कर दिया। अब इस केस में क्या है, बस हमें थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है, चीज़ों को थोड़ा अरेंजमेंट करना है। देखो n2 और φ2, यहाँ से देखो n2 और φ2 को मैंने एक साथ लिख दिया और करंट I2 लिख दिया, तो ये क्या है, L2 है, सेल्फ इंडक्टेंस कोइल 2 में। इसी तरीके से हमने N1 φ1 को एक जगह इकट्ठा कर लिया और करंट I1 को यहाँ पे अरेंज कर दिया, इस तरीके से कर दिया। अब यही जो फॉर्मूला आपने कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग में बाकी सारी चीज़ें देखिए वही बन रही है। यहाँ पे क्या बचेगा, φ12 अपॉन φ1, ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद φ21 अपॉन φ2, ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये क्या है, ये कोइल 2 का सेल्फ इंडक्टेंस है L2 और ये कोइल 1 का है, तो L2 L1 गुना K²। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, m² इज इक्वल टू L1 L2 K²। तो जब m की वैल्यू जब आप निकालोगे तो K रूट अंडर L1 और L2, तो ये होता है सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में यही फॉर्मूला होता है और यही हमें डिराइव करना था। तो ये कितना मस्त सवाल है, आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा, आई होप, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये नोट्स रहा, आप एक दो बार इसको डिराइव करके देखें। इसमें डिफिनेशन तो पूछता है, तो डिफिनेशन भी आप थोड़े याद रखना कि किस तरीके से क्या हमें लिखने हैं, ठीक है ना। थोड़े मैंने पेज में इधर उधर लिख दिए थे इसलिए। तो ठीक है, ये सवाल हो गया ना। अब आपसे मुलाकात होगी अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन आवर अपकमिंग वीडियोज़। बाय।